क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं बोलूं कि 14 भेड़ियों ने पूरे इकोसिस्टम को बदल डाला। 1995 में यूएसए के गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने 14 भेड़ियों को येलोस्टोन नेशनल पार्क में छोड़ा। ये सिर्फ एक स्पीसीज का रेस्टोरेशन ही नहीं था, बल्कि आगे चल के पूरे पर्यावरण को बदलने वाला था। इसने सिर्फ एक पर्यावरण को पुनर्जीवित ही नहीं किया, बल्कि अमेरिका के 8 लाख करोड़ रुपए भी बचाए। ये समझने से पहले कि सिर्फ 14 भेड़ियों ने इतना सब कुछ कैसे किया, हमें समय में पीछे जाना होगा जहाँ सब कुछ गलत हो रहा था। तो चलिए जानते हैं प्रकृति ने अनोखे तरीके से कैसे खुद को ठीक किया। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जब भेड़ियों को सिर्फ एक गंदा प्राणी समझा जाता था, एक खतरनाक प्राणी जिनको मार देना ही ठीक था, यूएस गवर्नमेंट ने खासकर भेड़ियों को मारने के लिए शूटर्स को तैयार किया था, जिनका काम भेड़ियों को शूट करके, जहर देके, फंदे में फंसा के सिर्फ मारना था, और वो अपने काम में बेहद माहिर थे। आगे चल के 1926 में आखिरी भेड़िए के झुंड को मार डाला गया। लोगों ने इस बात का उत्सव मनाया, लेकिन उनको कोई अंदाजा नहीं था कि उन्होंने क्या कर डाला। तभी से चीजें बदलने लगे। शुरुआती तौर पर सब कुछ ठीक ही लगा, क्योंकि कोई भेड़िया नहीं था। भेड़िया किसको चाहिए था? कुछ दशकों में चीजें भयानक तौर पर गलत होने लगे। ये इतना धीरे धीरे हो रहा था कि किसी के ध्यान में नहीं आया। ये किसी ट्रेन को रफ्तार पकड़ते हुए देखने जैसा था, जो कि बहुत धीरे होता है। भेड़ियों के बिना एल्क की संख्या में धमाका हुआ। हाँ, धमाका हुआ। 1990 तक सिर्फ येलोस्टोन के उत्तरी भाग पर एल्क की संख्या 19,000 तक पहुंच चुका था। ये प्राणी हरियाली कुचलने वाली मशीन बन चुकी थी। जहाँ भी घास और डंठे दिखे, उन्हें सफाचट कर जाते थे। वहाँ पाए जाने वाले एस्पेन ट्रीज, विलोस और कॉटन वुड्स भी नहीं बच सके। वसंत ऋतु में इनके बीजों से पनपने वाले पौधे, जो कि ठंड तक आते आते बड़े हो जाते, इन्हें भी ये सफाचट कर जाते। लेकिन अब ये भी सवाल कर सकते हैं कि शिकारियों ने इनका शिकार क्यों नहीं किया, ताकि इनकी जनसंख्या को रोका जाए। और शिकारियों ने ऐसा किया भी। लेकिन भेड़ियों के शिकार में एक अनोखी बात थी। भेड़िए सिर्फ इनका शिकार ही नहीं करते, भेड़िए के शिकार करने से इनके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, और वैज्ञानिक इसे इकोलॉजी ऑफ फियर कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। भेड़ियों के ना होने पर एल्क एक जगह पर रुककर तब तक खाना खा सकते हैं जब तक वहाँ पर हरियाली खत्म ना हो जाए। ये कुछ ऐसा है कि आपके अनुपस्थिति में आपके बच्चे अलमारी से चटपटे तब तक खाते रहे जब तक वो खत्म ना हो जाए। लेकिन भेड़ियों के होने से एल्क को लगातार चलना पड़ता था। कुछ जगहों पर वे नहीं जा सकते थे। वे सिर्फ किसी एक जगह पर नदी के किनारे रुक के उसके खत्म हो जाने तक खाना नहीं खा सकते थे। 1900 दशक के शुरुआत तक येलोस्टोन एक बहुत ही बड़े मुसीबत में पड़ चुका था। येलोस्टोन का पर्यावरण तहस नहस हो रहा था। वहां पहुंचने वाले टूरिस्ट को कोई अंदाजा ही नहीं था। वे चारों तरफ पहाड़ और इनमें चरने वाले जानवरों को देख के खुश होते रहे। उन्हें लगा सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वैज्ञानिक कुछ अलग ही देख रहे थे। भेड़ियों को वापस बसाने का निर्णय उतना आसान नहीं था। चरवाहों ने अपने जानवरों की चिंता करते हुए इसका भारी विरोध किया, और शिकारी भी इससे बिल्कुल खुश नहीं थे। उनको लगता था कि भेड़िया एल्क की संख्या को इस कदर गिरा देगा कि उनका शिकार करना नामुमकिन हो जाएगा। कुछ लोकल्स ने अफवाहें भी फैलाने शुरू कर दिए कि यूएस गवर्नमेंट आगे चल के सुपर वुल्फ्स को रिलीज करने वाला है येलोस्टोन में, जो कि सिर्फ एक मारने वाली मशीन है और आगे चल के पूरे इलाके को दहशत में रखेगी। लेकिन लोग एक बात से नजरअंदाज थे। री इंट्रोडक्शन के लिए भेड़ियों को बेहद ही सावधानी से चुना गया था, जो कि खासकर कनाडा से लाए गए थे, क्योंकि ये भेड़िए येलोस्टोन में पाए जाने वाले एल्क के शिकार करने के आदी थे। भेड़ियों को अलग अलग झुंडों से चुना गया ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी बना रहे। भेड़ियों को चुनते हुए ये भी ध्यान रखा गया कि वो पालतू जानवरों का शिकार कभी ना किया हो, और ये री इंट्रोडक्शन कुछ फिल्म के दृश्य जैसा था। 1995 के जनवरी में 14 भेड़ियों को लाया गया, जो कि खास तौर पर चुने गए और वैक्सीनेटेड किए गए। इनको लाके कई हफ्तों तक एक अस्थायी रूप से बनाए गए पिंजरे में रखा गया, ताकि वो इस पर्यावरण के आदी हो जाए और एक दूसरे को अच्छे से जान सके। और जब उन्हें छोड़ा गया तब किसी को पता नहीं था कि ये यहाँ रहेंगे या भाग जाएंगे, और अगर रहे भी तो क्या बच पाएंगे। और यही से अचंभित करने वाली घटना शुरू होती है। छोड़े गए प्रत्येक भेड़िए ने अपना झुंड बनाया। हर एक झुंड का अलग शिकार करने का तरीका और पारिवारिक संबंध थे। हर एक झुंड को वैज्ञानिक द्वारा संशोधन किया जाने लगा। इन भेड़ियों में सबसे प्रसिद्ध था ड्रूइड पीक का झुंड, जो आगे चल के येलोस्टोन के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध झुंड बना। इस झुंड का नेता था 21M, जिसे जेंटलमैन भी कहा जाता था। इस झुंड में 37 भेड़िए थे, जो कि पार्क में रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा झुंड था। इस झुंड का नेता 21M बेहद ही आकर्षक था, सिर्फ अपने आकार और ताकत के लिए ही नहीं, अपने व्यवहार के लिए भी। वो कभी अपने हराए गए विरोधी को मारता नहीं था, और अनाथ भेड़िए के बच्चे को अपने दल में शामिल कर लेता था। उतना ही नहीं, वो अपना पूरा जिंदगी एक ही साथी के साथ बिताया। जब उसका साथी मारा गया तो वो खाना खाना बंद कर दिया
और कुछ दिनों बाद गुजर गया। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये एक बेहद ही अनोखा भेड़िया था। इन भेड़ियों ने सिर्फ कहानियां ही नहीं रची बल्कि अपने आसपास के हर एक चीज को बदल डाला। वैज्ञानिक इसे ट्रॉफिक कैस्केड कहते हैं, लेकिन असल में ये इकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट ज्यादा था, जो कि कुछ ऐसे हो रहा था जो कि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। सबसे पहले एल्क के संख्या में गिरावट शुरू हुआ, जो कि सिर्फ भेड़िए के शिकार से नहीं था बल्कि भेड़िए के द्वारा बदले गए उनके व्यवहार से भी था। वे घाटियों में कम जाने लगे जहां वे आसानी से दिख जाते। वे नदियों के किनारे कम समय ठहरने लगे जहां भेड़िए उन्हें आसानी से दबोच सके। इसका मतलब ये था कि इन जगहों पर पौधों के खाए जाने की उम्मीद कम थे और वे बड़े हो सकते थे। कुछ सालों में न्यू एस्पेन, विलो, कॉटन वुड के पौधे नदियों के किनारे बड़े होने लगे। ये सिर्फ पौधों के बड़े हो जाने तक सीमित नहीं था बल्कि उससे भी बहुत बड़ा एक बदलाव का शुरुआत था। ये पौधे नदियों के किनारों को अपने जड़ों से पकड़ने लगे। इससे नदियां संतुलित होने लगे और किनारों का टूटना बंद हो गया और इससे नदियां भी बदलने लगे। नदियां पहले से ज्यादा संतुलित और इनका पानी साफ होने लगा। येलोस्टोन के नदियों का बदलाव तो सिर्फ शुरुआत था। नदियों के किनारे पेड़ों की बढ़ती हुई संख्या ने ऊदबिलाव को अपने ओर आकर्षित किया, जिससे वे दोबारा बसने लगे। एक और बेहद अनोखे बदलाव का शुरुआत हुआ। 1995 में येलोस्टोन में सिर्फ एक ऊदबिलाव की कॉलोनी थी। 2012 आते आते वे बढ़ के 9 हो गए और आज इनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि वैज्ञानिकों को इन पर गिनती रखना मुश्किल हो गया है। ऊदबिलाव प्रकृति के इंजीनियर्स होते हैं। इनके बनाए हुए हर एक डैम एक नए वेटलैंड को जन्म देती है जहाँ की प्रकृति अनुकूल होती है। हर एक वेटलैंड में विभिन्न प्रकार के मेंढक, मछली, पक्षी और कीट पतंगों का पर्यावास होने लगा। इन ऊदबिलाव के बनाए हुए डैम्स ने मिट्टी को बह जाने से रोका और पानी को फिल्टर किया, जिससे नदियां साफ होने लगे। साथ ही साथ सूखे के मौसम में नदियों को सूख जाने से भी बचाया। लेकिन एक बात जो किसी ने अंदाजा नहीं किया था कि भेड़ियों ने भालुओं पर अपना असर छोड़ने लगे। जब भेड़िए किसी जानवर का शिकार करते हैं वे सब कुछ नहीं खाते और वो पीछे छोड़ जाते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक उल्फ किल्स कहते हैं, जो कि और कुछ नहीं भेड़िए द्वारा छोड़े गए एल्क के अंश है। और इन छोड़े जाने वाले हिस्सों को विभिन्न प्रकार के प्राणी अपने खाने का स्रोत बनाने लगे, जिसमें ग्रिजली भालू भी शामिल था। और यहाँ ये और भी दिलचस्प होने लगा। क्या आपको याद है मैंने बेरीज के बारे में बताया था जो एल्ब्स खाते थे? एल्क की संख्या कम होने से ये बेरीज की झाड़ियां दोबारा से पनपने लगी। ज्यादा बेरीज मतलब भालुओं के लिए ज्यादा खाना, खास करके गर्मियों के अंत में जब भालू अपने शीत निद्रा के लिए तैयार होने लगे। वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्रिजली बियर्स के खाने का बड़ा हिस्सा बेरीज ने ले लिया, वो बेरीज जो भेड़ियों के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते थे। 2017 में स्टडीज द्वारा वैज्ञानिकों ने ये पाया कि भेड़ियों का असर येलोस्टोन के महाज्वालामुखी पर भी हो सकता है। भेड़ियों को छोड़े जाने से पहले एल्क घास को चर के उनका खात्मा कर रहे थे, जिससे मिट्टी के नीचे ज्वालामुखी का गर्मी ज्यादा विस्तार होने लगा। भेड़ियों के लौटने से जब एल्क को खदेड़ा गया और हरियाली फिर से उगने लगी, इससे मिट्टी कम जमने लगा और जमीन ज्यादा ठंडी रहने लगी। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि भेड़ियों ने ज्वालामुखी के विस्फोट को रोक के रखा, लेकिन हमें ये जरूर दिखाता है कि इनका प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। वैज्ञानिक जियोथर्मल्स पर स्टडीज करने वाले कभी नहीं सोचे थे कि भेड़ियों के लौटने से जमीन के गर्मी छोड़ने पर इतना असर होगा। इसका ये एक उदाहरण है कि प्राकृतिक चीजें आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, जिनका खोज करना अभी भी बहुत बाकी है। यहाँ तक कि लोमड़ियों पर भी असर होने लगा। इससे लोमड़ियों को भले ही बुरा लगे, पर भेड़ियों के लौटने से पहले येलोस्टोन नेशनल पार्क में ये सबसे बड़े आकार के कुत्ते थे, जिनका कोई प्रतियोगी नहीं था। लेकिन भेड़िए लोमड़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। भेड़ियों के झुंड लोमड़ियों को मारने लगे और कई क्षेत्रों से इनको खदेड़ा भी गया, जिससे लोमड़ियों की संख्या आधी हो गई। ये सुनने में बेहद खराब लग सकता है, लेकिन इससे बहुत फायदा हुआ। लोमड़ियों के कम होने से छोटे स्तनधारियों की संख्या बढ़ने लगी। ज्यादा चूहे और छछुंदर का मतलब ईगल, सियार, उल्लू और न्योलों के लिए ज्यादा खाना, जिससे खाने का चक्र जटिल और स्थिर होने लगा। तो चलिए उन 8 लाख करोड़ के बारे में बात करते हैं और यहाँ से ये कहानी आर्थिक रूप से मजेदार होती है। जब वैज्ञानिकों ने इन आर्थिक फायदों का मूल्यांकन किया, उन्हें इन बातों का भी ध्यान रखना था जो पहले किसी ने कभी नहीं सोचा था। सबसे पहले पर्यटन। सिर्फ भेड़ियों को देखने वाले आए पर्यटक येलोस्टोन के आसपास रहने वाले समुदाय को 300 करोड़ का व्यवसाय देता है। लोग दुनिया के हर कोने से आते हैं सिर्फ इन भेड़ियों को देखने के लिए। कई अध्ययनकारी तो लाखों रुपए उपकरणों पर खर्च करते हैं सिर्फ इन भेड़ियों को दूर से देखने के लिए। लेकिन ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। जंगल के फिर से फलने फूलने से ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखने लगा। एक ऐसा सर्विस है जिसको पाने के लिए सरकारें महंगे महंगे मशीनों पर लाखों करोड़ों रुपयों का खर्च कर रहे हैं ताकि वातावरण को ज्यादा स्वस्थ बनाया जा सके। साफ पानी और नदियां आसपास के समुदाय को पानी छानने के अधिक खर्चे से भी बचाता है। नए बने वेटलैंड्स पानी रोक के रखने लगे, जिससे फ्लड के समस्या पे रोक लगा। भेड़िए तो सड़कों के रखरखाव के खर्चे को भी बचा रहे थे। कैसे? आइए जानते हैं। कम
एलियल का मतलब है कि नदियों के तटों का कम टूटना। मिट्टी के कम रिसने का मतलब है कि ज्यादा स्थिर जमीन। इसका मतलब है कि सड़कें और ब्रिजेस ज्यादा लंबे समय तक टिकने लगे और इनके मरम्मत की आवश्यकता भी कम होने लगी। लेकिन सब कुछ सही नहीं था। भेड़ियों को वापस लाने का चुनाव कई चुनौतियों को भी साथ लाए। 2012 में कुछ ऐसा हुआ जिससे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसकी चर्चा होने लगी। भेड़िया 832F जो कि अनगिनत पर्यटक और अध्ययनकारियों में जाना माना था 06 के तौर पर, जो कि उसके जन्म का साल था। इसे कानूनी तौर पर पार्क के सीमा के बाहर मार दिया गया। ये कोई मामूली भेड़िया नहीं थी। इसे अक्सर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध भेड़िया भी कहा जाता है। ये एक एल्क का शिकार अकेले कर सकती थी। अपने झुंड को बेहद शानदार तरीके से नेतृत्व भी किया। 06 को नेट जियो वाइल्ड पर भी प्रदर्शित किया गया और इस पर अनगिनत डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी। इसके मौत के समय इस पर 3 GPS कॉलर्स लगे हुए थे क्योंकि कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स इसको स्टडी कर रहे थे। इसके मौत ने भेड़िए के संरक्षण पर कई सवाल उठाए। क्या होता है जब एक संरक्षित भेड़िया पार्क के सीमा के बाहर जाता है? येलोस्टोन के अंदर वे सुरक्षित है, लेकिन सीमा से बाहर जाते ही इनको मार दिया जाता है। क्या ये सच में सही था? कईयों ने इसे हंटिंग सीजन का नाम दिया, जिससे संरक्षणवादी और लोकल समुदायों के बीच मुठभेड़ हुआ। इससे एक और अचंभित घटना घटी। अब वैज्ञानिक इस पर अध्ययन करने लगे कि नेता के चले जाने से एक झुंड खुद को कैसे ढालता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि भेड़ियों के झुंड के नियम बेहद ही लचीले होते हैं। जब एक अल्फा भेड़िए की मृत्यु होती है, वो झुंड टूटता नहीं है, बल्कि अपने झुंड को पुनर्निर्माण कर लेते हैं और अपना दिनचर्या जारी रखते हैं। ये कुछ प्लान बी होने जैसा है। और खोज के बारे में बात की जाए तो येलोस्टोन रिसर्च प्रोजेक्ट ने भेड़ियों के बारे में बेहद ही अनोखी चीजें ढूंढ निकाली जो कि पहले किसी को पता नहीं। जैसे कि वैज्ञानिकों ने ये खोजा कि भेड़ियों के भी चहीते होते हैं जिनसे वो झुंड के अंदर खास रिश्ता रखते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे इंसानों में बेस्ट फ्रेंड होता है। वे अपने समुदाय के किसी के मृत्यु पर दुख भी मनाते हैं, जो कि वीडियो फुटेज में भी उतारा गया था जब भेड़िया 21 ने अपना साथी खोया था। येलोस्टोन के प्रोजेक्ट की सफलता ने दुनिया भर को प्रेरित किया। यूरोप में भेड़िए उन जगहों पर वापस लौट रहे हैं जहां वो 100 साल पहले विलुप्त हो चुके थे। स्कॉटलैंड में भी भेड़ियों को वापस लाने पर चर्चा चल रही है ताकि वहां के हिरन की संख्या पर काबू पाया जा सके। बल्कि चाइना में भी येलोस्टोन के नमूने पर अध्ययन किया जा रहा है ताकि उनके अपने इकोसिस्टम को भी वापस ठीक किया जा सके। लेकिन इन सब का सबसे महत्वपूर्ण सबक शायद भेड़िया नहीं है, बल्कि ये सीखना है कि प्रकृति अपने अनोखे ढंग से कैसे काम करती है, जिसके हम सिर्फ शुरुआती स्तर तक ही पहुंच सके हैं। ये 14 कैनेडियन भेड़िए सिर्फ येलोस्टोन को ही नहीं बदला, बल्कि हमें सिखाया कि संरक्षण के और भी पहलू होते हैं। आज येलोस्टोन नेशनल पार्क में लगभग 528 भेड़िए हैं और वो हर साल 5 लाख पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इनसे लोगों को रोजगार मिला है, नदियां पुनर्स्थापित हुए हैं, जंगलों का फिर से आगमन हुआ है और कई लाख करोड़ बचाए हैं, जो कि 14 भेड़ियों ने किया है जिनको 1995 में कोई नहीं चाहता था। चरवाहे जो शुरुआत में इनके खिलाफ थे, वे भी अभी अपने जमीन के उपजाऊ होने का दावा करते हैं। उपजाऊ जमीन का मतलब इनके पशुओं के लिए पौष्टिक खाना। कईयों ने तो अपने जमीन से भेड़ियों को देखने के लिए भारे पर भी लगाया है। इधर हम देख सकते हैं कि शत्रु कैसे दोस्त में बदले जा सकते हैं। वैज्ञानिक अब भी भेड़ियों के लौटने के असर का अध्ययन कर रहे हैं। हाल ही में पिछले साल इन्होंने पाया कि भेड़िए बीमार जानवरों का शिकार करके दूसरे प्राणियों को बीमार पड़ने से भी बचा रहे हैं, जो कि प्रकृति के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमने जाना कि 14 भेड़ियों ने कैसे पूरे पर्यावरण को बदल डाला और लाखों करोड़ों रुपए भी बचाए। अगर आपने सीखा कि प्रकृति कैसे खुद को ठीक कर सकती है, तो आप भी इस चैनल को ठीक कर सकते हैं मेरे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अगली बार आपको अगर कोई पूछे एक छोटा बदलाव कैसे बड़ा आकार ले सकती है, आप इन येलोस्टोन के भेड़ियों के बारे में जरूर बताइए। तो चलिए अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।